विक्रम इसी शर्त पे यहाँ आया है कि हम सिर्फ लड़की देखकर नहीं जाएंगे बल्कि सगाई करके यहाँ से जाएंगे। सगाई? किससे? उत्तम नगर के खानदानी लोग हैं, विक्रम राय सिंह। खानदानी तो समरजीत भी है पिताजी। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना स्वर्णलता? आपसे पैसे लेकर इन्होंने शहद का बिजनेस शुरू किया था, उसमें भी इन्हें 25 लाख रुपए का कर्जा हो गया। आइए ठाकुर साहब। मैंने बहुत कोशिश की कि काम आपको बिना तकलीफ दिए ही हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं देवान साहब, हमें भी बहुत दिन हो गए थे यशोधर से मिले। अरे ठाकुर साहब, आप चींटी के घर भगवान। आंखें तरस गई थी आपके दर्शन को। आइए आइए, अंदर आइए, आइए आइए। विराजिए ठाकुर साहब, विराजिए। मैं तो धन्य होगा आपको अपने यहाँ देखकर। हुक्म कीजिए, क्या पेश करूं आपके लिए? गुलाब का शरबत, बादाम रोगन वाला दूध या फिर आसाम की चाय? काम की बात करो यशोधर। दीवान साहब कह रहे थे कि तुम हमसे मिलना चाहते हो। ये लीजिए। क्या है? ये सब उस उधार की रसीदें हैं ठाकुर साहब, जो पिछले कई सालों से आप लेते आ रहे हैं। और इन सब पर आपके हस्ताक्षर भी हैं। ठाकुर साहब, मैं भी धंधे वाला आदमी हूं। कब तक आपको ऐसे ही उधार देता रहूंगा और इन रसीदों के सहारे अपनी जिंदगी काटता रहूंगा? ब्याज तक नहीं आता आपके यहां से। 4,85,00,000 रुपए आपको सिर्फ जुबान पर दे चुका हूं। अब मेरे हाथ खड़े हो चुके हैं ठाकुर साहब। ऊपर से दीवान साहब और 25 लाख रुपए की गरज लेकर आ गए हैं। कैसे दे दूं 25 लाख? ये 25 लाख तो हमें कैसे भी चाहिए यशोधर। तो फिर ये पैसा आपको एक शर्त पे मिल सकता है ठाकुर साहब। किस शर्त पर? वो स्वर्ण भवन आप मेरे पास गिरवी रख दीजिए। जी तो चाहता है कि तुम्हारी जुबान खींच दें यशोधर, लेकिन ठाकुरी तहसीब ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। मेरी जबान जले ठाकुर साहब, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। उल्टा मैं तो आपके ही हित की सोच रहा था। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए ठाकुर साहब, ठंडे दिमाग से। आपको पहले ही बिना किसी कागज पत्र के करोड़ों रुपए दे चुका हूं मैं, और ऊपर से मैं दिल का मरीज हूं, तो इस दिल की तसल्ली के लिए 25 लाख देने से पहले कोई कागज पत्र तो मेरे पास होने चाहिए ना।
एक बार अगर स्वर्ण भवन के कागज मेरे पास आ जाए, फिर आप जितना पैसा ले जाना चाहे ले जाइए। आइए ठाकुर साहब। कैसे धंधे में फंस गया है यशोधर। उधार दो तो मुसीबत, और उधार वापस मांगो तो मुसीबत। अरे इसमें मुसीबत किस बात की है? कोई मुसीबत नहीं। इसे नींबू से अच्छी तरह घिसो, बिल्कुल नया लगने लगेगा। दीदी अभी घिस देता हूँ। अरे सुंदरी, हमें तुलसी को अर्घ देने जाना है। पिताजी आ ही रहे होंगे। हमने हरी पत्ती वाली चाय की सामग्री वहाँ रख दी है। तुम जल्दी से चाय बना दो। हाय राम, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तेरी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है वासुदेवी जी। दीदी, आपको पता है हम आपसे नाराज हैं। हमने आपसे कहा था ना कि आप पिताजी से हमारी शादी के बारे में कोई बात नहीं करेंगी। पर आभा, मैंने तो बस लड़के के बारे में पूछा भर था। पर आपको पूछने की क्या जरूरत थी दीदी? अगर पिताजी को महसूस भी हो गया कि हमें उनकी पसंद पे शक है, तो कैसा लगेगा उन्हें? ससुराल जाकर लड़कियां इतनी बदल क्यों जाती है? मायके की कोई बात समझती ही नहीं है। आपको इस बात का एहसास ही नहीं कि पिताजी आपको, हमें और भैया को कितना प्यार करते हैं। कैसे पल पल वो सिर्फ हमारे बारे में ही सोचते हैं, हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कह के तो देखिए आप उनसे कुछ। हम सब समझ गए हैं, आप अब मायके की बिल्कुल नहीं रही, पूरी की पूरी ससुराल की हो गई हैं। कुछ ही दिनों में हमारी ये बन्नों भी ससुराल चली जाएगी। फिर देखती हूँ क्या होता है। हम चाहे ससुराल जाए या पाताल जाए, हम रहेंगे इसी स्वर्ण भवन के, अपने मायके के, माँ और पिताजी के। अरे पिताजी, आप आ गए। कोई प्राथमिक विद्यालय वाले चंदा मांगने आए थे। हमने कह दिया पिताजी नहीं है। तो तुमने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया? नहीं पिताजी, हमने उन्हें कहा था कि थोड़ी देर में आए। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते, आइए। ठाकुर साहब, हम थोड़ी देर पहले भी आए थे। तशरीफ रखिए। कहिए। ठाकुर साहब, हमारे इलाके में कोई स्कूल नहीं था। हम सबने चंदा इकट्ठा किया और स्कूल के लिए थोड़ी सी जमीन खरीद ली, लेकिन इमारत खड़ी करने के लिए पैसे नहीं रहे। सुना है आपका नाम ही नहीं, दिल भी बहुत बड़ा है। कुछ सहायता हो सके तो फिर ये पैसा आपको एक शर्त पे मिल सकता है ठाकुर साहब। स्वर्ण भवन मेरे पास गिरवी रख दीजिए, गिरवी रख दीजिए, गिरवी रख दीजिए। ठाकुर साहब, हम लोगों से कोई भूल हो गई हो तो? देवान साहब जी, इन्हें 2 लाख देने हैं।
जाएगा ठाकुर साहब, क्यों नहीं होगा? ये दान भी होगा। भगवान आपकी उम्र लंबी करे ठाकुर साहब। स्वर्ण भवन से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। आप लोग रविवार को आ जाएंगे। जी धन्यवाद, हम रविवार को सुबह ही आ जाएंगे। ठाकुर साहब, 2 लाख इनको, मेरा मतलब कि वो 25 लाख बड़े दामाद जी को। ठाकुर साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं आपकी सहायता कैसे करूं। आप फिक्र न करें देवान जी, रविवार तक हम कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेंगे। अब आप हमें अकेला छोड़ दें। जी। पिताजी, आपकी हरी पत्ती वाली चाय। तुलसी बहुत अच्छी खिली है, इसीलिए 2-4 पत्ते उसके भी डाल दिए हैं। पिताजी, ये जो सुनार स्वर्ण पत्रों की सफाई करता है बहुत कामचोर है। हमने डांट दिया उसे। आज तो हमने सबकी खबर ले ली। अरे, अब शताब्दी समारोह में दिन ही कितने बाकी हैं। सबके सब ऐसे काम कर रहे हैं जैसे महीना पड़ा हो। पिताजी, अब से आप स्वर्ण भवन के रखरखाव की चिंता मत कीजिए, हम सब संभालेंगे। ये लीजिए। अरे, हम शक्कर डालना तो भूल ही गए। क्या हुआ पिताजी? आप ऐसे चुपचाप क्यों हैं? हाँ, चुपचाप हम। अब तुम बोले जा रही हो तो हम तो चुप ही रहेंगे ना। हम देखते हैं। हेलो, नमस्ते जीजा जी। हम बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, आप होल्ड कीजिए, हम दीदी को कहते हैं कि फोन उठाए। जी। उस पर्दे के चुन्ने ठीक से नहीं आए हैं भैया, उन्हें ठीक कीजिए। अरे दीदी, पर्दों को छोड़िए, चलिए आपकी पेशी पड़ गई। मतलब तुमने पिताजी से मेरी शिकायत कर दी क्या? नहीं, जीजा जी से। चलिए, उनका फोन आया है। फोन उठाइए। हेलो। कैसी हो लता? ठीक ठाक पहुंच गई थी ना? जी। मुझे यही पूछना था, और दरअसल तुम्हें याद दिलाना था कि वो पिताजी से बात करनी भूल मत जाना। जल्द से जल्द बात कर लेना। अगर पिताजी की सहायता न मिली तो हम बहुत मुसीबत में आ जाएंगे लता। इतनी परेशानी हो गई है कि अनजाना सा डर लगा रहता है। और अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो तुम कुछ दिन वहीं रुक जाना। मैं नहीं चाहता कि तुम लेनदारों से झूठ बोलती रहो और उनकी बातें सुनती रहो। आप चिंता मत कीजिए, पिताजी है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है, बोल दूंगी। अरे हाँ, मैं अपना पिंक दुपट्टा वहीं पे भूल आई हूँ। वो बड़े वाले बॉक्स में होगा, वो लेते आइएगा। जी। अरे वाह, क्या आवाज आती है। चंदू जी। इधर आओ। ये ग्लास उठाओ, अब इस पे चम्मच मारो और कान से लगाओ। देखा कैसी गूंज होती है। प्रकाश, ये नौसिखिया बातें करना छोड़ तू बेटा। हर बात अजीब होती है तुम्हारी। माँ, हमारी कोई भी बात अजीब नहीं होती है, नहीं होती है। वो हम हमेशा कुछ ना कुछ खोज करते ही रहते हैं। अब आप ही बताइए, शताब्दी समारोह पे नौकरों का रंगारंग कार्यक्रम करवाने की बात
किसके दिमाग में आई? हाँ? ये सब तो ठीक है भैया, पर आप हलवाइयों पर भी नजर रखते हैं या नहीं? बिल्कुल, सब पर नजर है हमारी। एक एक कारिंदे का हिसाब किताब है हमारे पास, और खासकर उस कानपुर वाले हलवाई पर। पिताजी, माँ, ये पिताजी को पनीर के कोफ्ते दो ना। हमने खास बनवाए हैं उससे कहकर, और हमने तो उससे साफ साफ कह दिया कि अगर पिताजी को ये कोफ्ते पसंद नहीं आए तो तुम्हारे कानपुर का तो हम नागपुर बना देंगे। पिताजी, इनका फोन आया था, कह रहे थे कि मेरी तरफ से पिताजी से क्षमा याचना मांग लेना कि इस बार मैं तैयारियों में पहले से आके सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा। और वो पैसों की। लता, ये पनीर के कोफ्ते लो ना, बहुत बढ़िया बने हैं। माँ बस क्यों? लो, और ये मसूर की दाल बहुत अच्छी है। बस माँ, बस। रोटी मैं लेती हूँ। दीदी, इतने गौर से क्या देख रही हो? ये हमारा वही छोटा सा घर है जिससे हम बचपन में घर घर खेलते थे। और अब सच में अपने अपने घर की जिम्मेदारियां निभाने का समय आ गया। क्या पता था कि ये पहला सबक है आगे की जिंदगी में घर गृहस्थी संभालने का। दीदी, सुबह हो गई, आप हमारे लिए चाय बनाओ। चाय मैं क्यों बनाऊंगी आभा? तुम हमारे घर के किसी नौकर को कह दो। दीदी, हम आपसे बात करना चाहते हैं और आप कहाँ खो गई? कल से तुम बातें ही तो कर रही हो मेरे साथ। जब आप आती हैं ना, बातें खत्म ही नहीं होती। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, ससुराल में आपको सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? कभी सोचा नहीं। लो, इसमें सोचने वाली क्या बात है? 2 साल हो गए आपकी शादी को और आपको अब तक ये नहीं पता कि आपको सबसे ज्यादा किसकी याद आती है। तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? असल में हम सोच रहे थे हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद हमें सबसे ज्यादा किसकी याद आएगी। कभी लगता है माँ की याद आएगी, कभी सोचते हैं पिताजी सबसे ज्यादा याद आएंगे, कभी कभी प्रकाश भैया की भी याद आएगी, पर सबसे ज्यादा इस स्वर्ण भवन की याद आएगी। अगले साल शायद हम भी यहाँ मेहमान बनकर आएंगे, आपकी तरह। आभा, पहले तुम्हारी सगाई होगी, फिर शादी होगी, और उसके बाद शुरू होगा किसी को याद करने या ना करने का सिलसिला। हाँ, पर होगा ही ना। अरे दीदी, हमने आपको वो पोशाक दिखाई ही नहीं जो हम सगाई में पहनने वाले हैं। माँ के कमरे में है, माँ किनारी लगा रही है उसके दुपट्टे पर। हम अभी लेकर आते हैं। आप सुबह से कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, परेशानी तो कोई नहीं, बस ऐसे ही लता के बारे में सोच रहे थे। खाने के समय हमने
लता को पैसे की बात करने से रोका था। हम नहीं चाहते थे कि आभा को और प्रकाश को ये पता चले कि समरजीत ने लता के हाथ पैसे मंगवाए हैं। दूसरी एक और बात भी थी। अगर आपको लगता है कि समरजीत को पैसा देने में मुश्किल हो जाएगा तो हम लता को किसी तरह समझा देंगे कि वो समरजीत से कहे कि हम समझ गए कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लता को हर हाल में 25 लाख मिलेंगे। यशोधर ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो क्या हो? यशोधर ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो क्या हो? शहर में सिर्फ एक ही महाजन नहीं रह गया है। हमने दीवान जी से कह दिया है, वो जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम कर रहे होंगे। पगला गया है ठाकुर, समझता नहीं कि दीमक लकड़ी में रहता जरूर है, लेकिन लकड़ी की भलाई कभी नहीं चाहता, अपना पेट भरता है। तो बुद्धिमान दीवान साहब, कल सुबह क्या कहेंगे ठाकुर साहब से जाकर आप? कुछ कहने की जरूरत नहीं। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर ठाकुर के चेहरे का रंग अपने आप उड़ जाएगा। ऐसा मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। दीवान साहब कह रहे हैं कि यशोधर ने शहर के महाजनों के सामने हमारी पगड़ी उछाल दी है। कोई भी अब हमें पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। शताब्दी समारोह सर पे है। स्वर्णलता को समरजीत जी ने कह दिया है कि अगर पैसे का इंतजाम ना हो तो वो कुछ दिन यही रहे। अब ऐसे में रास्ता ही क्या है चंद्रप्रभा? आप बोलिए। शताब्दी समारोह को रोका नहीं जा सकता। स्वर्णलता को घर में बिठा नहीं सकते। प्राथमिक विद्यालय वालों को खाली हाथ लौटा दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? और फिर स्वर्णाभा की सगाई। अभी जो भी है बंद मुट्ठी तो है। स्वर्ण भवन गिरवी रखना ही पड़ेगा। ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण